फांसी जो है ना, दर्दनाक मौत है ये। जब फांसी का नाम सुनता है ना, तो वो अच्छे की रूह कांप जाती है। रेप हत्या करने से पहले, जंगल अपराध करने से पहले भगवान से क्यों नहीं डरा वो? हैवान क्यों बन गया वो? और मैं जल्लाद क्यों बना? क्योंकि उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं अपराध के लिए चल रहा हूँ, इंसान के लिए चल रहा हूँ। मैं बुरा नहीं कर रहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ। लोगों को बुरा लग रहा है यार, जल्लाद जा रहा है, वो जा रहा है जल्लाद, कहना तो मुझे बड़ा गर्व होता है। आपने अकेले अभी तक कितनी फांसियां दी हैं? 4 थी। 4 फांसी। जो निर्भया के गुनहगार को दिल्ली में। निर्भया केस के बारे में आपकी क्या राय है? एक लड़के की जिंदगी खराब करना कहाँ का इंसान, बहुत बुरी हालत करी उन्होंने। मैंने वहां से टोपा गिरवा दिया था, वही सही, नकाब पिलवा दी थी मैंने। कैसा था वो दिन जिस दिन फांसी दी गई थी उन्हें? तो उनके लिए बहुत का दिन था उस दिन। छटपटाए, चीखे, चिल्लाए या एकदम शांति से बैठ गए? बस आके खड़ो गया, पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, पैर बांधे। चारों के पैर आपने बांधे? चारों के पैर बांधे, सब कुछ आप मैंने करा। फिल्मों ने जल्लाद की एक इमेज बना, हट्टा कट्टा, काला टीका लगाए हुए, सर कवर होगा काले कपड़े से। अगर फिल्मों में एक डायरेक्टर करोड़ों रुपए लगा रहा है, अगर वो ऐसा नहीं दिखाएगा तो आप लोग कैसे देकर ये होगा जल्लाद, ऐसे ही होगा पवन भी। जो जल्लाद होते हैं उन्हें इतनी दारू पिलाई जाती है, इतनी शराब पिलाई जाती है कि अगले दिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं वो नशे में होते हैं। मैंने आज तक बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब जिंदगी में मैंने हाथ लगाया। कभी आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, कभी कोई भूत दिखा हो? तो कितनी बार मुझसे मालूम कर ले, ऐसी कुछ भी नहीं है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन। हेलो, मैं हूं निहारिका और आप देख रहे हैं हाइप बाय निहारिका। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हाल ही में हमारे जितने भी पॉडकास्ट आए हैं आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब बताते हैं आपको आज के गेस्ट के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है पवन जल्लाद। देखिए, होता क्या है कि कोर्ट तो फैसला सुना देती है, अपराधी को फांसी की सजा दे देती है, लेकिन उस अपराधी को उसके अंजाम तक लेकर जाते हैं पवन जल्लाद। आज हम इनसे बात करेंगे इनके काम के बारे में, इनके काम की वजह से इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में, और इस काम को क्या वो सच में एंजॉय करते हैं, क्या कुछ वो महसूस करते हैं, ये सारी बातें होंगी। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने मुझे, शुक्रिया आपने अपने चैनल पे मुझे दिया, मुझे इससे बड़ी खुशी क्या है। पवन जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम जब पवन जल्लाद सुनते हैं, कोई माँ अपने बच्चे का नाम पवन जल्लाद तो नहीं रखेगी, आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम है पवन कुमार जी जी, और इसलिए मैंने रखा, भाई लोग पवन के नाम से जाने, पवन कुमार के नाम से तो बहुत कम जानते हैं। पवन कुमार उर्फ सिद्धिराम जी। तो सिद्धिराम से पवन क्यों बदल गया एकदम से? इसलिए बदल गया, वे थोड़ा फेमस हो जाएगा। सिद्धिराम को कोई नहीं जानता है, सिद्धि है वो, सिद्धि है, सिद्धि है वो, पिद्दी है, क्या है मतलब वो थोड़ा मजाक उड़ाने में लगता। तो पवन सीधा पवन कुमार यानी पवन जल्लाद के नाम से मशहूर है। आपको खुशी होती है, कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं और कि लोग आपको जानते ही जल्लाद के नाम से हैं? पवन जल्लाद बोलो तो एक चेहरा दिमाग में आ जाता है, कैसा महसूस होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जब माथे पे टीका लग गया है जल्लाद का, तो उसको अब तो मिटा नहीं पाएंगे, अब तो सारी उम्र भी। अब तो कितने साल हो गए? मुझे तो सन 14 से हो गए। कितने सन से? सन 14 से। 14 से 2014? 2014 से काफी समय हो गया। और कितनी फांसियां दी हैं आपने? देखो, मैंने अपनी दादा के साथ 5 करी थी मैंने, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली थी, उन्हीं से मैंने गुरु दक्षिणा ली थी। अब आप सोच रहे हो कि गुरु दक्षिणा भी लेनी पड़ती है इसके अंदर आदमी को मारने में? नहीं, इसलिए लेनी पड़ती है ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े। अपनी प्लेट पे रास्ता सही होना चाहिए, ट्रायल सही होना चाहिए, प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, और दिल गुर्दा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि जिससे डरे ना, इसलिए प्रैक्टिस लेनी पड़ती। तो आपने अकेले अभी तक कितनी फांसियां दी हैं? 4 दी मैंने। 4 फांसियां जो निर्भया के गुनहगारों को दिल्ली में। अच्छा, अब इन्हीं सब की जब हम बात करते हैं और आप बता रहे हैं कि आपने अपने दादाजी से गुरु दीक्षा ली थी, तो
दादा ने कब शुरुआत की इस काम की? आपके परिवार में ये काम सबसे पहले किसने देखिए किया? मतलब सन इतना तो याद नहीं मुझे, सन 58 से 60 से था, 60 से स्टार्ट करा था उन्होंने। बाकी मैं तो बहुत सन 1962 में पैदा था मैं। जैसे हम नॉर्मल सुनते हैं, समझते हैं कि भाई किसी ने नौकरी भरी, इंटरव्यू दिया, नौकरी लग गई और आप काम करना शुरू कर तो दिए। इसको काम करने वाले भी कोई है नहीं, इसको करने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल। इसको अप्लाई भी नहीं किया जाता। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में नौकरी निकली। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आपके परिवार में कि किसी ने कहीं पूछा कि भाई किसी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत असल में कठोर दिल रखता है जो ये काम कर ले? जो कैसे हमारे शुरुआत दादा हुई? जिक्र करते थे, मेरठ जेल से कोई आया सिपाही, कहने यार जल्लाद चाहिए हमें कोई। उन्होंने कहा भाई इन लोगों में पूछ लीजिए भाई, अगर कोई भाई करना चाहता तो करो। तो कहने लगा चलो भाई ठीक है भाई। मैं तो हम बहुत पुराने में थे भाई, जब आए थे सन 58 59 की 60 की बातें बताता हूँ मैं। तो जिक्र करते रहते मेरे सामने। तब उस टाइम मिलते थे 15 रुपए एक फांसी के, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना जा चुका था। सन 47 के बाद तो अंग्रेजों का जमाना इंडिया चल रहा था। उसके बाद बढ़ते 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 3000 रुपये हुए। सन 99 में उनका एक्सपायर हो गए वो। उसके बाद फिर मेरे पापा आए, वो सन 2011 में वो भी एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद आए पवन जल्लाद जी जो आपके सामने बैठे हैं। वो तीसरी पीढ़ी हमारी वाली। और अब कितना पैसा है? अब 10,000 रुपये मेरे। 10,000 एक? जी जी जी, एक फांसी। लेकिन कम है। मैं अपने शासन से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने हाई कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया मेरा 10,000 में गुजारा नहीं होता। मेरी कृपया जो है वेतन बढ़ाया जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने जेल विभाग से भी कहता हूँ, जो लखनऊ में बैठे मेरे आका, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरा वेतन बढ़ा दिया जाए। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए, जो पैसा आप बता रहे हैं, जो वेतन आप बता रहे हैं, ये आपका कुछ ऐसा भी फिक्स्ड है कि हर महीने इतना पैसा आएगा, या जब जब फांसी दी जाएगी सिर्फ तब पैसा मिलेगा? पर मंथ आता। पर मंथ आपका 10,000 रुपए आता है। और जिस महीने या जब भी फांसी देनी होती है उसका अलग से पैसा मिलता है? जो भी राज्य बुलाएगा 25,000 रुपए। 25,000 रुपए एक केस पे। ठीक है। और जहां आपने ट्रेनिंग की बात की कि आपके दादाजी से आपने सीखा, तो ये किस तरीके की ट्रेनिंग होती है? ऐसा है कि भाई पहले रस्सा चेक किया जाता है, ट्रायल किया जाता है कि रस्सा एंड टाइम में टूट जाए, कोई बात ना हो जाए। तो इसलिए सब जो है सुपरिटेंडेंट साहब जो है पहले 3 दिन पहले जो है ट्रायल करते हैं। उसके बाद 2 दिन का ट्रायल रहता हमारा। अच्छा, ये तो तब की बात है ना जब आप जल्लाद बन चुके हैं, जब आप फांसी देंगे ही देंगे, आपको वो उपाधि मिल चुकी है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपनी शिक्षा कि आप ये काम जानते हैं, आपको ये काम किसी को सिखाना है जी, तो ये नॉलेज कैसे पास ऑन होती है? जैसे अगर मैं मान लूं कि आपके दादाजी ने आपको सिखाया, तो वो अगर हम कहें कि वो सिखाने वाला काम कहाँ हुआ? वो घर पे सिखाया गया, जेल ले जाके सिखाया गया? जेल में सिखाया जब ये केस आया है। जब केस आए हैं जी, उस जब भी तो मजबूत होगा आदमी। सामने जब देखा भाई मौत दिखाई देगी। तो आप पहली बार अपने दादाजी के साथ गए थे या पिताजी के साथ गए थे? दादाजी के साथ पटियाला में। पटियाला में क्या हुआ था बताइएगा? 2 भाई थे वे जिनको लगाए थे केस, 2 केस थे वहाँ। वहीं से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। ये सन 89 या 99 की बात है। और क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? मेरे उस टाइम थी कोई 20-21 थी, 20 साल थी, 20 साल 21। आप इच्छुक थे जाने के या आपके दादाजी ने कहा कि चलो बेटा लेकर? बहुत इच्छुक था मैं। हमारे हिंदुस्तान में इतने क्राइम बढ़ रहे थे। मैं कहता, मैंने कहा दादाजी मुझे जल्लाद बनाओ, इन सालों का अपराधियों को नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। जो हमारी बहन बेटी के साथ में करते हैं, हमारी बहन बेटी का जंगन अपराध, रेप, हत्याएं करते हैं, उनको तो फांसी होनी चाहिए। ये मेरा देश 150 करोड़ 140 करोड़ अगर मुझे सुनना है तो ये क्राइम कैसा बंद हो? जब भी तो बंद होगा। अब 1 साल में 2-4 फांसी भी लगाते रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में खौफ तो बैठ जाएगा फांसी का। आपने पेंटिंग कर रखे हैं तो उससे फायदा क्या? तो जब आप पटियाला गए पहली बार जी, तो जब निकले होंगे अपने घर से, मेरठ से, तो मन में क्या क्या ख्याल चल रहे थे? मन में ख्याल कर लेते हैं, मैंने कहा आज तो देख ही जाएगी जो कुछ है। मेरे का जल्लाद बनना ही है। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में कहने लगा भैया तू डरेगा तो नहीं? मैंने नहीं, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना पड़ेगा आपको। मैंने ठीक है जी करना। मेरे गुरु थे वो, पैर बांधो, मुझे लीवर खींच दूँ। अभी से इतना बड़ा बन गया तो लीवर खींचेगा, तो लीवर खींचते कभी तो लीवर के साथ ना जाए। मैं जी ठीक है नहीं, मैंने तो आप लीवर खींचो, बताओ कैसे लीवर खींचता।
आप खींचिए, मैं देखता रहूंगा कि जैसे सुपरिटेंडेंट इशारा करेगा लीवर खींच दिया जाता है। पैर बनते हैं, हाथ बनते हैं, हाथ तो पहली बात गाते जात कड़ी बंद वगैरह, और उसके बाद टोपा डाला जाता, वो हमारे दादाजी डाला करते रहे। जिस स्टाइल में फंदा लगाया उस स्टाइल में देखा करता था। एक बार देखने के बाद सब सीख गया, क्योंकि मरना जरूर देखना जाता था कि भाई किस तरह से आदमी ऊपर से गिरता है, उसको मुझे मजबूत करना था अपने आप को। वो मेरा पहला चांस था। और उसके बाद कितनी बार? 5 बार। उसके बाद फिर जयपुर का आया, वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी देखा मैंने। पहली बार जब देखा था उसके बाद डर नहीं लगा घर आके? थोड़ा सा मतलब महसूस तो हुआ, लेकिन मैंने कहा अगर तू यहाँ घबरा गया तो मेरे दादाजी कहेंगे तू घर में बैठ गया, तेरे बस का नहीं है। मैंने कहा तू कहते, मैंने कहा मजबूत हो जी। उन्होंने देख लिया कि हाँ ये पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। तो घर पे ये सारी बातें होती होंगी जब आप घर में बैठे होते? दादाजी तो पूछता रहता ना उनसे आगे की जिंदगी के बारे में, किस तरह तुमने कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन से वो बदमाश थे, कौन कौन से वो थे जिसने तुमको। कहने लगा यार पहले मैंने रंगा बिल्ला को लगाई थी, उसके बाद जो इधर हथियारों को लगाई 87 में दिल्ली में। रंगा बिल्ला वाले केस में था कि एक को फांसी लगाने बावजूद भी उनकी जान नहीं निकली थी जब उनके पैर खींच लिए गए थे नीचे से। बता रहे हो, लेकिन मैं कभी पूछता नहीं था ये बातें कभी। मुझे तो अपना ध्यान था कि जो मैं करूँगा अब मैं अपने हिसाब से करूँगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके दादाजी आपको अपने साथ लेकर गए थे, तो जल्लाद अपने साथ जेल के अंदर जिस वक्त किसी को फांसी हो रही होती, किस किस को ले जा सकता है? क्या कोई एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है? एक आदमी जा सकता है जो उनका अपना पर्सनल परिवार का होगा। अच्छा, आपके परिवार का ही कोई जा सकता है? जी। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके आस पड़ोस का या आपने किसी को देखा जिसको आपको लगता है कि इसके अंदर मान लो हिम्मत पड़ोस है। में ले गए और मैं उसको मौत दिखा दिया, वही बेहोश हो गया, तो उसको कहाँ संभालेंगे? उसको संभालेंगे या उसको संभालेंगे? हमारे पर ब्लेम आ जाए, क्यों ले जाएंगे उसको हम? हमारे अपना जो सीख रहा है अब उसको लेकर जाएंगे अपने परिवार का ही। और कौन कौन मौजूद होता है जिस वक्त फांसी दी जा रही है? सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं, सिपाही होते हैं और डॉक्टर साहब होते हैं, चौथा मैं हूँ। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है और सुना भी है कि जिस भी अपराधी को फांसी दी जा रही होती है उसके घर वालों को भी परमिशन होती है कि वो चाहें तो वहां आ सकते हैं। 10 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही डॉक्टर सुपरिटेंडेंट साहब वहाँ पे पूछ लेते हैं, भाई आपको बताओ परिवार से मिलना है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम तो नहीं है, कोई बैंक बैलेंस तो नहीं है, कोई बहन भाई से मिलना है, अब कोई स्पेशल ऐसी चीज़ मांगे तो वहाँ कहाँ से देंगे ला के? फल फ्रूट खाना पीना आपको बताइए, आपको वो हाजिर हो जाएगा। तो कहना ठीक है परिवार से मिलना है, ये परिवार से मिला देते हैं। उसके बाद परिवार वाले मौजूद होते हैं फांसी के वक्त? बाहर होते हैं, अंदर थोड़ी होते हैं। अंदर उस वक्त जहाँ पे फांसी दी जा रही होती है वहाँ पे नहीं होते हैं? वहाँ से क्या मतलब है वहाँ जाने का? वो तो रो का बेहाल कर देंगे, ऐसे कानून में कोई नहीं लिखा। बाहर रहते हैं गेट से, बहुत दूर रहते हैं। तो मतलब वही जो गिनती के 4-5 लोग आपने बताए, सुपरिटेंडेंट, सिपाही, आप और अगर आपके साथ कोई गया है वो, बस सिर्फ इतने। और बाकी जो कैदी वगैरह होते हैं जेल के, कैदी को नहीं होते। तो वो एक अलग एरिया होगा ना जेल में जहाँ पर फांसी दी जाती है? अलग वो होती है, फांसी कोठी अलग होती है उसकी। फांसी कोठी अलग होती है, वो कोई नहीं पहुंच सकता। आप जब पहली बार वहां गए थे तो ऐसा डर लगा था जब अकेले पहली बार ये सब करने गए थे? नहीं, मैं दादा के हाँ, जब पहली बार आपने 2014 में, मेरा पहला चांस था ये 4 का। और डीजी साहब बोले बड़े अच्छे आदमी थे। तिहाड़ जेलों का आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तिहाड़ जेल ने मुझे मौका दिया, मैं उनका तंग भर उनका रेडी रहूँगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बड़ी इज्जत दी और मुझे बड़े प्यार से रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा तिहाड़ जेल वालों ने। अच्छा, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि फिल्मों ने जल्लाद की एक इमेज बना दी है जी, कि हट्टा कट्टा, काला टीका लगाए हुए, सर कवर होगा काले कपड़े से, जो ऐसे साफा टाइप का बांधे रहते हैं। और मतलब क्या असलियत में भी आप लोगों की कोई यूनिफॉर्म होती है जब आप जाते हैं फांसी देने के लिए? तो कुछ कपड़े कहा जाता है? अगर फिल्मों में एक डायरेक्टर करोड़ों रुपए लगा रहा है, अगर वो ऐसा नहीं दिखाएगा तो आप लोग कैसे देकर ये होगा जल्लाद, ऐसे ही होगा पवन भी। नहीं, हम सिविल में रहते हैं, हमें कोई काला कपड़ा नहीं मिलता जिस है इसमें। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल होता है? मान लीजिए जैसे कोर्ट से ऑर्डर आ गया, ब्लैक वारंट निकल गया कि फलाने इंसान को इस तारीख को इतने बजे डेथ वारंट निकल जाता है, तो डेथ वारंट निकल गया, 15 दिन पहले निकल जाता। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ से आपको अप्रोच करना शुरू किया जाता है? आपके पास कॉल किसका आता है? पहले लखनऊ जाएगा हमारे शासन को। अच्छा, शासन से फिर मेरठ जेल आएगा, मेरठ जेल से मुझे बुलाया जाएगा,
फिर मुझे चिट्ठी दी जाएगी, रवाना हो जाइए। और जब आपको मान लीजिए जैसे आपको इधर दिल्ली आना था जी, तिहाड़ वाले केस के तो लिए, अपने आप गाड़ी लाते हैं मुझे ले जाने वो आपको लेने आएंगे? जी, ठीक है, वो आपको लेने आएंगे। और यहाँ पे कितने दिन आपको रहना पड़ता है फांसी से कितने 2 या समय 3 पहले? दिन, 3 दिन बस। 2 या 3 दिन पहले। और उस बीच क्या क्या प्रिपरेशंस होते हैं? वो प्रेशर मेरे दिमाग में चलता रहता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ पर, और गार्ड रहते हैं वहाँ पर, हम्म गेस्ट हाउस रहता हूँ उसमें, तो चलता रहता हूँ ये कैसे करना, ये कैसे करना, ये इस तरीके से करना, ऐसा करना, वैसा, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। बाकी मैं दुनिया भूल जाता हूँ बाहर की में उस टाइम में। हम्म। तो जिस दिन फांसी होती है उससे पहले चीजें भी मंगवानी पड़ती होंगी कि रस्सी है, सब कुछ अवेलेबल कराना पड़ता, सब है। वो आप बताते हैं या वो पहले से ही आ वो जाते ले हैं? आते हैं, ये वहाँ बनते हैं बक्सर में, बिहार में, वहाँ से मंगवा लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या क्या प्रिपरेशन होती है? क्या पहले कोई एक टेस्ट होता है कि आप चेक कर लेते हैं डमीज के साथ या कुछ? डबी भी होती है, दिल्ली में तो डबी है, बाकी और जगह तो बोरी है। जैसे 60 किलो 70 किलो का बोरी भर लेते हैं, उसका गला बना ईंट रख कर, 60 किलो का तो 60 किलो, 50 किलो तो 50 किलो, उसी तरह से। और जेल में मट्टी से है। हम्म। तो आपको डिटेल्स दी जाती होंगी ना कि हाँ, ये जिस इतने मैं कहाँ पे जब उसका वजन ला कहूँ, हम्म उसका वजन लाओ कैदी अच्छा, का, आप क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं कैदी की जिसको फांसी देनी होती है? कुछ भी डिटेल नहीं है, कोई डिटेल नहीं उसकी मांग। तो फिर किस हिसाब से मान लीजिए एक औसतन मान के चलते हैं कि जिसको वो अप्लाई हो जाती है, क्या करा था इसने, हम्म जिसको फांसी दिखाई जा रही है, अरे इसने तो घर के 5 मार दिए, ने 10 घर मार दिए, जब ये जायदाद का घर था, ये फलाना था, ये ठिकड़ा था, इस तरह की बातें, फिर हम उस पर गौर नहीं करते। और उसने ऐसा अपराध किया तभी तो उसको फांसी मिली। हम्म। निर्भया केस के बारे में आपकी क्या राय है? निर्भया, उनके साथ जो अच्छा हुआ, एक लड़के की जिंदगी खराब करना कहाँ का इंसाफ है। बहुत बुरी हालत करी इन्होंने, बहुत दरिद्रगी थी, इतनी दरिद्रगी, इतनी हैवानी थी कि लोगों का रूह कांप गई। जब आपने उनको देखा था, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने उन रेपिस्ट को आखिरी बार देखा होगा, इसलिए मैंने वहां से टोपा गिरवा दिया था उनके, वही सही, नकाब पिलवा दिए थे मैंने उनको, जब उनको बाहर लाया जा हाँ रहा वहां था। से लाए थे, मैंने कहा नकाब लाओ, क्योंकि 30-40 पुलिस वाले थे, कभी वो, ज्यादा लोग थे? हाँ बस सिपाही थे बस, ज्यादा प्राइवेट तो आदमी जा नहीं सकता वहाँ। कैसा था वो दिन जिस दिन फांसी दी गई थी इन्हें? तो उनके लिए मौत का दिन था उस दिन, उनके लिए मौत का दिन था। 2-3 बार उनके डेथ वारंट जारी कैंसिल हो गए थे। मिस्टर AP सिंह जी थे, वो उनकी वकालत कर रहे थे, 2-2:30-3 बजे बताओ कोर्ट खुलवा रहे थे। मैंने कभी, वो तो रूल के खिलाफ है, लेकिन भाई AP सिंह जी जाने, मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूँ AP सिंह जी को। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उनकी वकालत तो अपने आप जैसे भी करें भाई, वकीलों का तो भी काम होता है, उनके हस्तक्षेप करना तो बेकार है। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम है उनके, न्यायालय, जो न्यायालय इंसाफ करेगा वो भगवान के मानने होता है। तो सुबह आप जब वहां पर थे, जी, फांसी जिस एरिया में दी जाती है, उन चारों को लाया गया जी, फिर वहां से आपने कह दिया था कि वहीं से उनके मुंह पर कपड़ा लाइए, कपड़ा डाल के लाइए। छटपटाए, चीखे, चिल्लाए कुछ या नहीं, एकदम शांति से? बैठ गए, बस आके खड़ो गए, पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, पैर बांधे, चारों के पैर आपने बांधे? चारों के पैर बांधे, सब कुछ आप मैंने करा बस। और जो DG साहब खड़े थे, मैंने साथ, उनका नाम भूल गया मैं, साथ माथुर जी थे ना, क्या नाम उनका, जो सुप्रिंटेंडेंट साहब थे, बस जैसे उन्होंने इशारा कहा। तो चारों एक के बाद एक खड़े हुए थे, अलग अलग खड़े थे? एक साथ, अलग अलग, 2 इस पर 2 इस पर 2 इस पर, और चारों को आप ही ने फांसी दी? जी, एक सेकंड इधर ना, 1 सेकंड उधर, राइट टाइम 5:30 बजे। उसके बाद क्या बात होती है? जैसे आपने लिवर खींच दिया, वो नीचे चले गए, वो नीचे चले गए, बस 10-15 मिनट इधर उधर हिलते हैं वो, उसके बाद आधे घंटे बस को टांगा जाता, वेरी हैंग, उस वक्त टांगे रखो जब तक उनका प्राण ना निकल जाए। प्राण ना निकल जाए। आधे घंटे बाद उनको 30 तो मिनट आधे में, घंटे तक आप सब लोग वहीं पर वहीं मौजूद रहते हैं हम सारे,
कोई बातचीत कुछ या नहीं, एक दूसरे से कुछ नहीं। बोलना उस बताना? बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं पड़ता, शांत रहते हैं जब तक उसकी बॉडी सील ना करी जाए, शांत रहते हैं। और जब उसकी बॉडी सील करी जाती है, फिर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये ऐसा हुआ, बोले तो आधे घंटे बाद डॉक्टर जाकर एक एक को नीचे जाके चेक करता है, जाके सीढ़ियाँ होती है, हम्म उसका हार्ट चेक करता है हम्म कि ये तो ठंडा हो गया, हम्म अब इसको उतार लिया जाए। उतारने का काम आपका होता है या नहीं, बाकी सिपाही, सिपाही मेरे लोग? से अकेले थोड़ी तरेंगे, हम्म सिपाही लग जाते हैं, 3-4 सिपाही लगते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद जो फिर पोस्टमार्टम, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई मैन्यूल है भाई उसका पोस्टमार्टम होना, हम्म जो भी उनका हम्म कानून में है, जो भी कुछ। अच्छा, कोई ऐसा प्रोटोकॉल है फांसी देने वक्त जो अभी भी आम जनता नहीं जानती है? कोई ऐसी चीज है जो आम जनता एक धारणा लेकर चल रही है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा है? नहीं देखो, ये फांसी जो है ना, दर्दनाक मौत है। जब फांसी का नाम सुनता ना, तो अच्छे की रूह कांप जाती है। और विदेशों में इंजेक्शन लगा दिया, वो चैन की नींद सो गया, दर्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ सक्सेसफुल नहीं है अपने इंडिया में हमारे, क्यों? बस नहीं है, अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है ये। आपको लगता है कि अब जो ये कैपिटल पनिशमेंट है या जो फांसी दी जाती है उसका कोई और तरीका निकालना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से फांसी एक देखिए, एग्जाम्पल तो सेट करती है? ये कानून जाने, हमारे सुप्रीम कोर्ट जाने या हाई कोर्ट जाने। एक नागरिक के तौर पर, मैं तो अगर आप जल्लाद नहीं हैं, आप सिर्फ अपने आप को एक नागरिक देखो, मैं माने। कहता हूँ कि फांसी लगाए तो क्या, तो अपनी वजह से कर रहा। हम्म अगर मैंने कहूँगा फांसी नहीं लगानी, फांसी लगाओ, तो ये अपने वजह से कर रहा, ये है। लेकिन जो फांसी का ही प्रोविजन सही है, कम से कम अपराधी को ये तो दिखाया होगा यार, बड़ी दर्द मौत होगी यार, बड़ी दर्द मौत होगी, और रात दिन वो सुनेगा, जहाँ उसका 100 किलो का वजन होगा, 50 किलो रह जाएगा। फांसी का खौफ ऐसा होता है। वो सोचता है अगर मैंने अपराध नहीं किया होता यार, मैं आज में फांसी के तख्ते पर नहीं लटकता, लटकने वाला हूँ और जा रहा हूँ लटकने के। ये अच्छा, रंगा बिल्ला के केस में दिखाया भी गया था, अभी एक वेब सीरीज भी आई थी ब्लैक वारंट, और उसमें भी दिखाया गया था कि उनमें से एक बहुत रो रहा था, चीख चिल्ला रहा था जब उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया। क्या आपके दादाजी ने कभी ऐसी कोई बात आपको बताई थी या किसी नहीं, भी अपराधी की? मुझे बताते नहीं थे, मैं कभी कभी मैं ही पूछ लेता था, मैं कभी कभी पूछ ले बैठता था, कभी जब फुर्सत सी हुई तो कभी 2-4 बातें पूछी, फिर उसके बाद मैं भी कहना बस चुप हो जाता था मैं, कि इतनी बातें हो जाकर ज़्यादा आगे मत बढ़ा कर, जब तू आएगा ना इस लाइन में, जब तुझे पता चलेगा ये होता क्या है, मैं चलो देखो सब समय बताएगा, आज वो समय आपके सामने बैठा हूँ। तो आपने भी जब अपने दादाजी के साथ गए थे वो 5 फांसियों में, तब भी कोई ऐसा आपको अपराधी नहीं दिखा जो रोया, चीखा चिल्लाया, कुछ नहीं, पैरों पर गिरा? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप सबसे करीब खड़े होते हैं जी, उन अपराधियों के जी, जिनको फांसी दी जा रही होती जी। है। क्या आपने कभी कोई आवाज सुनी हड्डी टूटने की, क्योंकि गर्दन पे सारा नीचे का आवाज आएगी, वो तो ऊपर से गिर रहा, आवाज आकर थोड़े मैं इसको रोक कर भी रखा, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं भी देखूँ हड्डी टूटी टूटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो लेवर गिरते ही हड्डी टूट जाती है। बहुत सारे लोगों को, जो आम जनता होगी, उसको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ का मानसिक तौर पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा जब आप अपने सामने किसी की जान जाते हुए देख रहे हैं, आप लिवर खींच रहे हैं, कोई मर रहा है। तो क्या ये चीज़ आपको कभी? देखो, मेरी प्लेट पे जब मैं जल्लाद बन जाता हूँ तो मुझे उसका ख्याल लगा था कि मैंने इसको फांसी जल्दी से जल्दी देनी इसको, और वो मुझे नहीं पता वो बेगुनाह है या गुनहगार है, मैं तो न्यायालय का पालन कर रहा हूँ, बस ये काम न्यायालय का मेरा नहीं है, मुझे जो सौंपा मैं वो काम कर रहा हूँ। मन में ये सारी बातें नहीं आती हैं कि सही है गलत है? मैं कभी नहीं सोचता, ना आज तक कभी सोचा, जिस दिन मैं जल्लाद के पद मैंने कभी नहीं सोचा कि यार ये तो यार इसको पता नहीं गुनाह बेगुनाह, कभी भी नहीं। मगर कोई आम इंसान होगा तो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि हो सकता है इसका घर परिवार हो सकता है इसके छोटे बच्चे हों, क्योंकि आप भी एक पारिवारिक जीवन जीते हैं जी। तो ये सारी बातें किसी भी
इंसान के मन में आना बहुत ही मामूली सी बात है। देखो मेरे भी सीने में दिल है, आज मैं भी बच्चों का बाप हूँ, बेटी मेरी भी है और बेटा मेरे भी है, लेकिन उस अपराधी से पूछो जिसने उसका घर उजाड़ दिया, जिसने उसके बच्चे मार दिए, जिसने उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया, जिसने जंगन अपराध करा, जिसने लड़की के साथ रेप किया, उसको इस तरह से कर दिया के साथ वो अपनी लाइफ में जी नहीं पा गया, और उसको फिर हत्या कर रहे हैं, फिर बलात्कार कर, रेप करके फिर हत्या कर रहे हैं, फिर उसको मार रहे हैं। ये कहाँ का वो है? इंसान इतना दरिद्र हो जाता कि अपनी सभ्यता छोड़ देता, अपना इंसानियत खत्म कर देता, क्या अपनी इंसानियत को भूल जाता। उसने भी तो किसी के जो घर उजाड़ा, किसी की बेटी की हत्या करी उसने, किसी की बेटी का रेप करा उसने, किसी की बेटी की आज अस्मत लूटी है। क्या ऐसे इंसान को समाज रहने की इजाजत है? जब हमारा कानून उनको माफ करेगा? कभी नहीं करने का, मेरी राय में तो करने का नहीं, और ना मैं करने को। मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी जो इसको हमारी गवर्नमेंट खत्म करे। 1 साल 2 साल आपने 15 साल तो उनको जो है बिठा रखा, अरे 1-2 साल में 3 साल में उनका फैसला आते खत्म करो। क्यों जेलों में भीड़ लगा रहे हो आप? फांसी देने से पहले कभी भगवान से कुछ कहा, पूजा की, या? कभी नहीं, मैं इस बात कभी नहीं। भगवान पे भगवान तो सभी का है, भगवान तो अपराधी का भी है, उसने क्यों किया है? मतलब रेप हत्या करने से पहले, जंगल अपराध करने से पहले भगवान से क्यों नहीं डरा? वो हैवान क्यों बन गया वो? और मैं जल्लाद क्यों बना? क्योंकि उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में 140 करोड़, क्या वो हमारी बेटी नहीं थी क्या? जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ हत्या हुई, उसके माँ बाप से दिल से बुझो, बेटी का बाप तो मैं भी हूं। ये जंगल अपराध करते हैं, भाई को भाई मार रहा है, कहाँ का इंसाफ है? कैसा बचपन था आपका? कहाँ आप पले बड़े, कहाँ पढ़ाई? मेरठ में पला बड़ा हूँ। हाँ। पढ़ाई की मैंने, और बहुत कम पढ़ाई करी मैंने, इसलिए पहली बार शरारत तो हो गया बस, तो थोड़ा सा समय मेरा बर्बाद हो गया। आप लोग जी, कितने भाई बहन थे आप लोग? मैं 6 भाई थे हमारे, 3 बहन थी हमारी। जी, और एक एक्सपायर हो चुका। अच्छा, आप उसमें सबसे छोटे? सब मैं बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं आप? जी। अच्छा, और बाकी भाई लोग क्या करते हैं आपके? वो कपड़ा फेरी वगैरह काम करते हो, कोई सर्विस करता है, कपड़ा फेरी का, सब अपनी जगह सेटिंग है सारे। और आप जब जल्लाद नहीं होते हैं तो आम तौर पर आपकी जिंदगी में आप क्या काम करते हैं? मैं भी सोचता मैं किसी की मदद करूं, किसी की मदद करूं। मैं कोई बेचारा रो रहा, बिलख रहा, उसकी मदद करूं। या दिल में तो कुछ तो यार, जिनमें पैसा होता है वो मदद नहीं कर पाते। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं सोचता हूँ यार मदद करूं यार इसको, यार ये गरीब है बेचारा, ये लाचार है, उसको मदद करने की सोचता हूँ। तो बहुत तो सोते हो तो जल्लाद हो के और तू मदद करता। मैंने कहा मैं अपराध के लिए जल्लाद हूँ, इंसान के लिए जल्लाद नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार फिर से इसको हम फिर से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, एक बार फिर से बोलिए, लाइन बहुत अच्छी है आपकी। मैंने कहा भाई ये कि मैं अपराध के लिए जल्लाद हूँ और आपके सामने इंसान बैठा हूँ। भाई अपराध तो अपराधी है, उसने क्यों किया अपराध, उसको कभी सोचे? जो वो कर लेता है ना यार, मैंने यार बहुत बुरा करा, उसको एहसास तो होता, लेकिन वो सोचता कि यार जो मैंने करा यार, तो अब तो या तो मुझे भगवान बचाएगा या पवन जल्लाद बचाएगा बस। धरती पर यमराज हैं आप, धरती पर यमराज हैं आप। अपराधी के लिए, जो हमारी बहन बेटी के साथ अस्मत लूटते हैं। ये हवस के दरिंदे अगर साथ में न्यायपालिका में होता तो 1 साल के अंदर कम से कम 4-5 को तो फांसी लटका देता मैं। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। भाई जो वो फैसला करते हैं हम तो उनके इंतजार करते हैं कि जो फैसला आएगा, हम तो उसको भगवान ने मानने समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक भगवान का फैसला है। तो ये मैं तो ये कहता हूं।
अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में आप लोग इतने भाई बहन थे, जी जी उनमें से सिर्फ आप थे जी जिन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि वो जल्लाद बनेंगे। जी जी। अब आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 5 बेटियां मेरी। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो इंटरेस्ट दिखाता है इस काम में या सोचता है? बेटा छोटा बेटा है। छोटा बेटा है? हाँ, क्या बातें होती हैं, किस तरीके से वो आपसे इंस्पायर वो होता है? कहता है वो तो मुझे कब लेके चलना है, जिस दिन केस आएगा आपको सिखा दूंगा। आपको केस आए हम्म। तो उसको मैं सारी ट्रेनिंग दे दूंगा, एक ही ट्रेनिंग में सीख जाएगा। एक ट्रेनिंग, ये भी मैं जानना चाह रही थी कि हम लोग भी जब ऑफिस जाते थे जी जी या कोई भी कॉर्पोरेट में भी ऑफिस जाता है तो उन्हें महीने भर की ट्रेनिंग दी जाती है। जी लोग एमबीए करते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है। जी। आप बता रहे हैं कि जल्लाद बनने के लिए एक बार देखना काफी है। क्योंकि वो देखना चाहिए कि वो घबरा ना जाए। पहली सीढ़ी हो तो अगर उसमें सीढ़ी पास हो गए एक भी, समझो पास हो गया। अब मान लो झटका दे के अब यूं करने लगा, वो यूं झटका देगा तो फिर तो वो बेकार है। वो सीने तान के मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं उसको अपराधी को सजा दे रहा हूं। क्यों घबराऊंगा मैं? उसने अपराध किया और जंगन अपराध किया उसने। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं बुरा नहीं कर रहा, मैं अच्छा कर रहा हूं। लोगों को बुरा लग रहे थे, यार जल्लाद जा रहा है, वो जा रहा है जल्लाद, कहना तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि यार हमारे हिंदुस्तान में कोई तो जल्लाद होना चाहिए इस काम को करने के लिए। कितने जल्लाद हैं आप लोगों की? बाकी लोगों से बात बस होती है? 2 हैं जल्लाद यहाँ पर, बाकी तो मर आ गए। पंजाब में भी था, इधर कलकत्ता में भी था, और कई थे ऐसे जल्लाद। मुझे तो जल्लादों की संख्या तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। एक हमारा ही परिवार चल रहा है बस। और आपका बेटा इसे आगे ले जाना चाहता है? हाँ। ठीक है। आपको लगता है कि अब कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी शुरू हो जानी चाहिए कि अब देखो, कोई आएगा केस तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आपने बताया जब आपको कोई जल्लाद कहता है कि वो देखो जल्लाद जा रहा है, तो आप उसमें गर्व महसूस करते हैं। मैं तो खुद क्या तो कह ले, तो मगर मैं बहुत पीछे सारे मुड़ के नहीं देखता, मैं आगे चल कर देखता हूँ। कह ले तो उसमें क्या है। मगर जल्लाद को जब और इज्जत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। इज्जत भी करते हैं बहुत। बहुत से इंसान, बहुत ही जिधर चल जाता हूँ, अरे पवन जी आइए, बहुत इज्जत करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जल्लाद शब्द जब भी कोई इस्तेमाल करता है, आम तौर पर भी आपसी बातचीत में भी करता है, तो उस इंसान के लिए करता है जो बहुत क्रूर हो, जिसमें हम लोग कहते हैं ना इंसानियत नहीं है, अजीब सा इंसान है, इसका दिल कोई नहीं पिघला सकता, हम उसे जल्लाद कह देते हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं जल्लाद होने की वजह से एक सोशल स्टिग्मा है कि समाज आपको एक ढर्रे में डाल के समझता होगा, आपको सोचता होगा कि ये इंसान जो आपसे पर्सनली मिल लिया, मैं आज आपसे मिल ली तो हो सकता है कि मेरी जो सोच थी किसी जल्लाद को लेकर वो बदल गई, लेकिन काफी सारे लोग होंगे जिनके लिए जल्लाद आज भी ऐसा इंसान होगा जो बहुत क्रूर है, जिसका दिल नहीं पिघल सकता है। क्या ये चीज आपको अपने बारे में या अपने काम के बारे में, क्या ये चीज आपको बॉदर करती है? देखो मेरी बात सुनो, एक ऐसा होता है, एक तो वो जल्लाद होता जो अपने परिवार को मार दिया, एक चलते को मार दिया, और एक वो जल्लाद होता जो अपने, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ और जो लोग किसी बहन बेटी की अस्मत लूटी, मैं उसके लिए जल्लाद हूँ। मैं पब्लिक के लिए जल्लाद नहीं हूँ, अपराधी के लिए जल्लाद हूँ, अपनी जनता के लिए नहीं। उनमें से अगर जनता में कोई 1 2 4 निकल गई अपराधी तो मैं उनके लिए जल्लाद हूँ, अपने देश की जनता के लिए थोड़ी जल्लाद हूँ। जब आप लोगों से मिलते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है, अब तो चलिए आपके इतने इंटरव्यूज आ चुके हैं, इतने पॉडकास्ट आ चुके हैं, रिटन इंटरव्यूज हैं, वीडियो इंटरव्यूज हैं, आपकी तो बात अलग है, लेकिन शुरुआती समय पर जब लोग आपके बारे में सुनते थे, जानते थे, तो क्या उनमें, उनके एटीट्यूड में, उनके हाव भाव में कुछ बदलाव आता था जब उन्हें पता चलता था कि ये जल्लाद है? नहीं आता था स्टार्टिंग में, थोड़ा यार कह ले यार पवन जल्लाद जा रहे हैं, चुपचाप मुझे सुनाई आए थे कि हाँ, हर जब भी निकलता हूँ ना तो सब चीज़ पे गौर रखता हूँ मैं। अच्छा, हमारे जो पुलिस थाने के उपचारे वो भी बड़े सम्मान करते हैं हमारा, कभी जेलों में जाता हूँ वो मेरा सम्मान करते हैं कि भाई जब पब्लिक आती ये जल्लाद है और ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है,
ये तो हमें भी फांसी लगा दे। तू क्यों लगाओ मैं तुम्हें? तुमने कोई अपराध किया है? ये बताइए। कहता रहा हूँ मैं अपने जनता के लिए जल्लाद थोड़ी हूँ। मैं तो उन जो जनता मेरे 1 साल 40 करोड़ उनके लिए जो उनके अंदर जो है घुसे पड़े हैं, अपराधी घुसे पड़े, मैं तो उनके लिए जल्लाद हूँ। अच्छा, कोई ऐसी धारणा है, कोई ऐसा भ्रम है लोगों का जल्लादों को लेकर जो आपने कई बार देखा हो, महसूस किया और आप बताना चाहते हो कि भाई जल्लाद ऐसे नहीं होते हैं? जी ले पता है ना, पब्लिक को पता है। अच्छा, बहुत से हम हंसी मजाक करते हैं बहुत से मेरे साथ, मान जा भैया तुझे फांसी लगा देगा ये। मैंने कहा मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ। कहने लगा ये बहुत मानता नहीं है, ये बहुत बदतमीजी करता। तो मैंने बदतमीजी का थोड़ी है, मैं चलो मेरी जेल खुली हुई है कि फांसी कर, और ले चलता हूँ तुम्हें। अरे नहीं यार भैया फांसी तो बहुत करते। तो मैंने क्यों कह रहे हो? जब देख लोगे तो जिंदगी में कोई भी गाली या बदतमीजी नहीं करोगे। फांसी का काम ऐसा है। क्या फर्क पड़ता है अगर आपके घर परिवार में दोस्त यार भी होंगे, कभी किसी ने कहा यार एक बार चल के दिखा दो कैसी होती है? हाँ, बहुत से रियल देखते हैं। असल में एक ऐसा हुआ भी को 4-5-6 महीने की बात है, किसी में डेथ में गया हुआ था मैं, वो डरी था बेचारा वो, तो उसने मुझे पहचान लिया, कर यार ये तो पवन जल्लाद है यार। उसने मुझे साउथ अफ्रीका में देखा। वो किसी में वहाँ सर्विस करता था। वो कहने लगा देख हमारे इंडिया का बंदा आई है। कहने यार कैसा होगा? उनको देख लो यार, देखो तुम्हारे साथ। कहने यार ये तो छोटा सा बड़ा हुआ है, काम बड़े काम करता है। कहने देख लो जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बोला फट आ गया मेरे पास। कहने लगा पवन जी हाँ आप मेरे साथ फोटो खिंचवाइए। मैंने क्यों? कहने मैंने आपको साउथ अफ्रीका में देखा था। मैंने कहा तू यहाँ कैसे? फिर कहने लगा भाई मैं सर्विस करता था वहाँ पे, मेरे जब से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे बहुत फैन है, ये नहीं कि जल्लाद के वजह से मैं यार कि बहुत मुझे फांसी लगा देगा जाती, ऐसी बात नहीं। उसे पता ये सच के साथ है। ये जल्लाद अपराधियों के लिए जल्लाद है, ये आम आदमी के लिए थोड़ी। बहुत सेलिब्रेट करते हैं मुझे, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक जिंदगी तो हो गई जो आप जेल के अंदर जब किसी को फांसी देते हैं, वो वाली हो गई। जो जल्लाद वाली जिंदगी है कि जो गलत करेगा अगर उसको फांसी होनी है तो पवन जल्लाद आएगा और तुम्हारी जान जाएगी। और एक आपकी नॉर्मल जिंदगी होगी, घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना, समाज के साथ उठना बैठना। दोनों लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनता है? ऐसी बात नहीं, बैलेंस तो ऐसा है ना, देखो जो समझदार लोग जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो किसी ने क्या कि भाई अनपढ़ की तो ईंट पत्थर मारे जाओ, एक तो मेरे सिर पर मैं तेरे सिर पर, कोर्ट कचहरी चलेगी। और पढ़े लिखों की लड़ाई कोर्ट कचहरी है, कागजों का पेट तो कागजों से भरेगा, लड़ाई उससे नहीं ला ईंट पत्थर से भरेगा। तो एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में ये तो फर्क है। और जिसे समझ होगी वो कभी बदतमीजी नहीं करने का, कभी समझदारी से और बड़े प्यार से और तहजीब से वो पेश आएगा। वही काम मेरा रहेगा। अगर सामने आ रहा है बदतमीजी करने दो यार। मैं तो अपनी सब्रता नहीं खोनी, मुझे अपना आपा नहीं खोना। मुझे कहना तो यार उसको, वो अपने आप महसूस करेगा यार मैंने गलत करा यार पवन के साथ, मैंने ऐसे। वो कभी ना कभी तो महसूस करेगा। जो उसके दिल में होगा मैं गलती मानेगा, यार पवन भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसा मैंने तुम्हारे मारे शब्द करता। कोई बात नहीं यार, ये तो चलता रहता, दुनिया है। तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, मैं आगे चलता हूँ। कोई कह रहा कहने दो। ठीक है। पवन जी आपकी शादी कब हुई? सन 1980 में हुई थी मेरी शादी। उससे पहले आप जल्लाद बन चुके थे? नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद 21-22 साल की उम्र थी मेरी जब मैं जल्लाद बन चुका था। 21-22। और शादी किस उम्र में हुई थी आपकी? 20-21 की उम्र में। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई और उसके बाद पहले शादी के वक्त पे आपकी होने वाली बीवी को बताया गया था कि घर पे कुछ लोग हैं या दादाजी हैं या पिताजी हैं जो जल्लाद का काम करते हैं? पता थी उन्हें? क्या उनकी तरफ से कोई इस चीज को लेकर? ऐसे समाज है तो अगर समाज से हट गया होता कि हाँ जल्लाद फैमिली में तो नहीं जाती, कभी मुझे फांसी लगा दे मैं। तो ऐसी बात नहीं। उनके परिवार को बताया गया था? सब पता था। और उसके बाद जब आपने डिसाइड किया कि अब आप भी जल्लाद बनेंगे
तो आपकी बीवी की तरफ से कुछ ऐसा आया कि क्यों ये काम कर रहे हो? कहने एक दिन बोलने के कह रहे यार ये क्या काम कल्याण ले लिया आपने। अरे मैंने यार मैं परंपरा तो निभानी है, ये भी कोई परंपरा है? तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने सोचा यार कह तो सही रही है, फिर सोचा मैंने यार ये गलत है मैं सही हूँ। ये गलत है मैं सही हूँ, मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। चलो मैंने कहा यार चल रहा फिर उसके बाद उनने कभी मुझे रोका नहीं कभी भी। ठीक है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई जब शुरू चल रही हुई, है। स्कूल में जाना, अब जब लोग आपको जानते पहचानते हैं, जी। क्या बच्चों की जिंदगी पर कभी असर पड़ता है कि तुम्हारे पापा जल्लाद हैं या तुम्हारे नहीं, घर में? ऐसी बात नहीं। बहुत सौ को तो गर्व होता है कि अच्छा जल्लाद में कोई तो अपराध मिटाने वाला हो। नजरिए की बात है। नजरिए की बात बस ये। अच्छा, तो अच्छा पवन जल्लाद जो नॉर्मली समाज और दुनिया के लोग जो देखते सुनते हो पढ़ते हैं उन्हें लगता है बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ। परिवार के साथ आप कैसे हैं? मस्ती मजाक, हाँ, नाच नहीं, गाना? ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से टाइम गुजरता। जो बात है कोई मतलब मुटावली कोई है अपने अपने खाना पीना एंजॉय करना, समाज के साथ बैठना, समाज के साथ बैठना उठना, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी खाना बनाना पसंद है आपको? कभी? मैंने कई बार बनाया मैंने कई बार बनाया मैंने खाना। ऐसे क्या क्या बना लेते हैं आप? मीट भी बना लेता हूँ मैं, सब्जी बना लेता हूँ मैं, और जी पराठे वगैरह ये बना लेता हूँ मैं। अक्सर होता है कि बच्चों को पापा का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है। नहीं, ये तो मैं कहने की बात है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है ना, अगर जो पापा की तरफदारी ना करोगे तो 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए वो बंद हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे भाई मेरी तरफ कार्य कर, उसके 50 रुपए बंद रहे। तो ये आपके सारे बच्चों में सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता है? शैतानी तो खैर कोई नहीं करता, खैर शैतानी कोई भी नहीं करता शैतानी। अपने बच्चे बेचारे सब सेटिंग है, कोई भी किसी ने शैतानी नहीं करी। हाँ मेरा छोटा बेटा थोड़ा शैतान था, वो समझ जाता था। जब 2014 में आपने फांसी दी थी तो घर में जो बच्चे थे आपके, तब सारे बच्चे हो चुके थे? जी जी हाँ। तो उस टाइम घर पे क्या माहौल था जब आप फांसी देकर वापस आए? उस टाइम तो ठीक था, बोल सब ठीक था, सब प्यार मोहब्बत सब आसपास में हमारे समाज के लोग या कोई भी गैर समाज के लोग, उठना बैठना ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक नजरिया है लोगों का जी। कल मैंने पोस्ट डाला था और आपके बारे में कि अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो काफी लोगों को जानना था क्या कभी आप ये सोचते हैं कि आखिरकार तो आप जान ही ले रहे हैं, भले ही सरकार की तरफ से वो ऑर्डर आए, भले सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है, जी। लेकिन आखिरकार आप जान ही ले रहे हैं, तो क्या ये कर्मा है कि किसी कर्म का फल है ये कि आपको किसी की जान लेने के लिए रखा गया है, या फिर सिर्फ आप इसको एक नौकरी के तौर पर देखते हैं? नौकरी के तौर पर नहीं, मगर वो क्या घोड़ा घास से आरी कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर इस काम को करेगा तो तनख्वाह मिल जाए तो मिलेगी, फ्री में कौन कर रहा है? बिजनेस भी देखा मैंने और अपने देश की तरफ को भी देखा मैंने। जो हमारे बिजनेस तो खैर ही, अगर बिजनेस करेंगे तो रोटी कहां से खाएंगे। वो एक तरफ मैंने अपने देश की, मैंने जनता की तरफ को देखा मैंने, यार ये अपराध इतने बड़े। अपनी बहन बेटी की तरफ को देखा मैंने, उस माँ बाप के मैंने आंसू देखे जिस बेटी की अस्पत लुटती है, उस माँ बाप की तरफ को देखा मैंने। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत गलत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर यार। तो मैं जब भी कहता हूं कि 2-4 केस 1 साल के अंदर निकल जाएं तो हमारे ये जो फांसी का है ना, ये खौफ ऐसा पैदा हो गया, अपराधी करता डरेगा कि नहीं ये काम नहीं करना। लेकिन हमने देखा निर्भया के केस में फांसी होने बावजूद भी अभी भी रेप केस कुछ खास कम नहीं हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, रेप का ये खैर देखो, मैं न्यायालय के खिलाफ तो जाने के लिए मैं ये काम तो हमारे न्यायालय का है, जो भी ऑर्डर करे वो अपने आप उनको उम्र कैद करें, 10 साल की सजा दें या 20 साल की सजा। हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है, रेप बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारी सरकार को भाई सोचना चाहिए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हूँ, आपको लगता है कि अगर हर केस में फांसी होने लगे जी, तो आपको लगता है कि समाज में एक सुधार आएगा? जो फांसी के पात्र हैं, मैं रेप के केस की बात कर रही हूँ, रेप के केस के जो कि अगर रेप के केस में तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट जजमेंट देना शुरू कर दे, 2 साल में साल 2 साल में या और उससे भी जल्दी,
वो जल्दी अगर फांसी की सजा दी जाने लगे हाँ, तो क्या समाज तो सुधरेगा? थोड़ा सा 25% कंट्रोल हो जाएगा, 25% फर्क आ जाएगा। जब एक साल में आप 4-5 केस निकालोगे, आप अपराध करने वाला ना बहुत 100 बार सोचेगा वो। अच्छा, उसी के साथ क्योंकि हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कई ऐसे लोगों के बयान देखे थे जो लोग कह देते हैं कि लड़कियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा होता है। निर्भया केस में भी जो उनके रेपिस्ट थे, उनका कहना था कि कौन अच्छे घर की लड़की रात कितने बजे मूवी देखने जाएगी, वो लड़के के साथ घूम रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो वैसा क्यों कर रही थी। कई बार होता है कि उंगलियां लड़कियों पर ही उठा दी जाती हैं कि तुम घर के अंदर रहो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम तन ढक के रहो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, समय से निकलो, अकेले मत निकलो, इसके साथ निकलो, माँ बाप के साथ निकलो, भाई के साथ निकलो। 10 तरीके की चीजें कह दी जाएंगी कि हर अंकुश लड़की पर लगा दिया जाए तो उसके साथ गलत काम नहीं होगा। देखो, मैं लड़की क्या करती है, कौन से कपड़े पहनती है या नहीं पहनती, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। देखो, मैं इस बारे में, जो हमारी देश की बहन बेटियां हैं वो जिस तरह से रहें, देखो मैं उसके जिम्मेदार माँ बाप हैं, मैं नहीं हूं, आप नहीं है। वो कैसा कपड़ा पहन रही है ये मैं नहीं कह सकता उनके बारे में। मैं लड़कियों के बारे में, अपनी बहन बेटियों के बारे में कभी नहीं कह सकता इस तरह की बात, कभी भी। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी खुद की बेटियां हैं। हम लोग घर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मेरे घर में लड़कियां होंगी, मेरी दोस्त होंगी, रिश्तेदारी में लोग होंगे, हर बार सवाल लड़की पर उठा दिया जाता है, जबकि हम ये भी देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां, जी, साल भर की भी बच्ची नहीं होती, उसके साथ गलत काम हो जाता है। स्कूल जाने वाली बच्चियां होती हैं, आस पड़ोसी कर देते हैं, घर में रहने वाले लोग उसके साथ गलत काम कर देते हैं। तो हर बार ये सवाल जो है कपड़ों पर, कितने बजे निकल रही है, क्या पहन रही है, आपको नहीं लगता कि एक मानसिक धारणा बदल जानी चाहिए? देखो, ये तो हमारे जो है सरकार जाने इस बात को, मैं इस बारे ये में तो मैं आपसे समाज ये तो के हमारी तौर पे सरकार पूछ ऑब्जेक्शन रही हूँ। उठा सकती है, मैं नहीं उठा सकता इस ऑब्जेक्शन। हमारा देश तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शर्म है। हमारी नारी, यहाँ की नारी है, बहुत अच्छी है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पढ़े लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की, बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, यहाँ का रहन सहन भी अच्छा है, यहाँ का संबंध अच्छी, लेकिन अपने में थोड़ा सा नजरिया बदलना, मतलब कुछ नहीं है। ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने गलत किया समाज में, जिनको फांसी हुई, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया फांसी देने के लिए और आप चाहते थे कि उनको आप फांसी दें? सबका मेरे पास केस था, टाइगर का मेमन था और जी अफजल गुरु का, थोड़ा टेररिस्ट का मामला, इसलिए इच्छा थी कि आप देते? बिल्कुल इच्छा थी मेरी। अब उन्होंने नहीं बुलाया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपने बोला था कि आपको बुलाया जाए, किसी से आपकी बात मैंने हुई? बोला था उनको, मगर मैं अपने शासन के बगैर नहीं जा सकता ना मैं। अगर लखनऊ से ऑर्डर आता और मुझे भेजते तो मैं चले जाता। मैं अपने उत्तर प्रदेश के जो शासन है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता ना मैं तो उनका एम्प्लॉई हूँ, वो मुझे कहीं भी भेज सकते हैं, मैं जाऊंगा। नहीं भेजेगा तो नहीं जाने को, बस। अच्छा, फांसी देने के बाद कभी ऐसा हुआ, पहली फांसी देने के बाद या किसी भी केस के बाद, जब आप अपने दादाजी के साथ गए थे, कि वहां से आने के बाद ऐसा हुआ कि यार अब कुछ खाया नहीं जाएगा, या थोड़ा ऐसी बात नहीं है। भूख तो हमें भी लगती है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मैं तो थोड़ा मर गया तो मरने वाले के साथ क्या मरा जाता भाई। आप इधर थोड़ा सा भी जा, 2 रोटी भाई 1 रोटी खा लेंगे, और परसों 4 खा लेंगे, फिर पेट भर के खाएंगे, परसों 3 दिन बाद भूल जाएंगे क्या हुआ था, खत्म। फिर तो आपकी मीडिया वो चलता रहेगा वो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से जल्लाद होने की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? ऐसा है, जल्लाद का शब्द तो खैर दुनिया की नजर में, आम आदमियों की नजर में तो बुराई है, और जी, लेकिन जब वो अपराधी को खत्म करता है ना कि यार पवन जल्लाद बहुत बढ़िया, अच्छा कराना उसके साथ, उस टाइम में बढ़िया हो जाता हूँ कि अच्छा आदमी है अभी, ये क्राइम को खत्म कर। मगर क्राइम को जब खत्म है, जब वो जड़ से खत्म हो। तो आप जो अपने बेटे को बताते होंगे, जो क्या नाम है आपके बेटे का जो जल्लाद बनना चाहता है? वासु। अगर आप वासु को बताते होंगे कि अगर तुम्हें ये काम आगे करना है, तुम्हारी इच्छा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। वो तो सारी बातें मुझे समय लगेगा बताने में, इतनी जल्दी तो नहीं मैं
थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उसको लाइन में सारी फिर चीजें। भी जैसे अगर आप उसको बताते हो कि नहीं बेटा मन मजबूत होना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए, वो तो फंदा सारी सही चीजें होना, बतानी चाहिए। पहले तो उसको बताने पड़ेगा पैर कैसे बंधेंगे भाई, फिर मैं बताऊंगा लीवर कैसे दबेगा भाई, फिर वो फंदा कैसे गिरेगा। ये तो पहले उसको दिखाना है कि देख जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इस तरह से आपको। अच्छा, आप हमें प्रोसेस बताइए, जैसे कि आप वहां गए, उन्हें लाया गया, फंदा डाला गया गले में, जी। क्या क्या होता है? मतलब सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो वैसे रिकॉर्डेड होगा ना कि एक के बाद एक के बाद एक क्या क्या करना है। पहले ट्रायल करना है, हम्म मजबूत हो गया, ट्रायल में कितना समय लगता है? 1 दिन या 2 दिन लगता है। एक दिन फिर अगले दिन भी करना पड़ता है। डमी हो या उसका वेट चेक करना पड़ता है, वेट पे डालना पड़ता है। उसके बाद जब फिर जो है अब कैदी को लाइए अगले जिस समय हो जाता है उसका टाइम टेबल, कहीं 7 बजे है, कहीं 6 बजे है, कहीं 5:30 बजे है। अब ये कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये 7 बजे या 5:30 बजे क्यों? मैंने हो सकता है संविधान में लिखा होगा ऐसा ही, इंडियन संविधान में लिखा होगा, तभी तो ये सूरज निकलने से पहले पहले ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा हो, ये मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर जब ये करा जाता है, कैदी को लाए, पैर बांधे, फिर अपना टोपा डाला, ऑलरेडी हाथ तो बंधे पहले से आते हैं उनके, अपना सब सिपाही अलग अलग हट जाते हैं तख्ते से, अब रुमाल खड़े हो जाते हैं लेकर, वह बोलते नहीं है, रुमाल चौड़ा करा तो इस तरह से हिलाते हैं कि हाथ दिखाई दे रहा, वो निकल दिया, फट नीचे गया, 15 फुट का गड्ढा होता है। और उसके बाद जब डिक्लेयर हो गया कि जब डॉक्टर डेड ने है, कह दिया सर्टिफिकेट दे देगा ये मृत घोषित हो गया, उसके बाद फिर अपने उतारा सिपाहियों ने, रस्सा खोला, बैग में रखा, बॉडी ले जाओ, वो अपने घर, और नहा धो के हम अपने घर, पैसे दिए अपने जा रहे हैं। मतलब जितना भी प्रोटोकॉल होता है वो आने से पहले की आपकी कुछ कुछ जी जी तैयारियां होती हैं। और एक बार काम पूरा हुआ उसके बाद अपने अपने रास्ते। अपने अपने रास्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि कोई बोझ है ये काम करने के बाद दिल पर, या कुछ भारीपन महसूस होता है? कुछ भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं। मैं तो सोचता हूँ साले ने ऐसा अपराध किया था जो आज इसको सजा मिल गई। आज आने वाले जो अपराधी है ना, जो अंदर पड़े हैं, वो भी देखे कि बहन जी ये अपराध हुआ इसका। अच्छा, एक और चीज दिखाई जाती है फिल्मों में, और अभी जो सीरीज आई थी उसमें भी दिखाई गई थी और बहुत प्रचलित है, कि जो जल्लाद होते हैं उन्हें इतनी दारू पिलाई जाती है, इतनी शराब पिलाई जाती है कि अगले दिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं वो नशे में होते हैं, क्योंकि कोई इंसान अपने होशो आवाज में किसी और की जान कैसे ले लेगा? ये गलत बात है। मैंने आज तक बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब जिंदगी में मैंने हाथ नहीं लगाया कभी इन चीजों, न मेरे दादा करते थे। ये गलत दिखाया जा रहा है हम लोगों को इतने सालों से। बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये शराब वो पीता है जो पोस्टमास्टम करते हैं, जो जल्लाद होते हैं ना पोस्टमास्टम वाले, वो करते हैं इस काम को। वो हम उसके बराबर नहीं पढ़ सकते, हमारा तो अधिकारी लेवल का काम है हमारा। बड़े बड़े अधिकारी बस मेरे पास में बैठते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्या कुछ है हमारे देश में कि अगर कोई महिला अपराधी होगी तो उसके लिए महिला जल्लाद लाई जाएगी? नहीं, कोई महिला जल्लाद कभी रही है हमारे देश में? नहीं होगी, शायद थी, शायद केरल उधर थी, तमिलनाडु की शायद थी, जहाँ तक ख्याल है, पत्नी है या नहीं है, उधर भी नहीं है। तो वही शबनम का केस हुआ था, डेथ वारंट 2 बार जारी कर दिया उसका, वो फिर कैंसिल हो गया था, तो उसको मथुरा में लगेगी उसको संविधान के अनुसार। मगर ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है? 10-11 लेडीज हैं जो कतार में लग रही हैं फांसी की। अच्छा अच्छा, आपके ऊपर कभी किसी ने कोई फिल्म बनाने की या वेब सीरीज बनाने की बात कही है? हाँ। कोई काम वाम चल रहा है? जी जी जी, अल्लाह आए मेरे पास में, मैंने मना कर दिया। क्यों? नहीं जी, उस चीज का पैसा नहीं मिलता मुझे, सिर्फ कहानी बताई जाती है आपकी बस। और अगर कोई आपको पैसा दे, आपकी कहानी बताए या आपको एक्टिंग करने का मौका दे, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? पैसा देगा तो उसकी कीमत देगा, मैं कर दूंगा, कीमत भी तो होनी चाहिए उसकी। अच्छा, एक और सवाल आपके लिए हमारी ऑडियंस ने पूछा था कि क्योंकि आप फांसी देते हैं, कभी आपको कोई
पैरानॉर्मल एक्टिविटी कि कभी कोई भूत दिखा हो, कभी ऐसा कुछ आभास हुआ ये हो? तो कितनी बार मुझसे मालूम कर लिया, ऐसी कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी बात क्योंकि नहीं है। लोगों को अक्सर लगता है कि वही है कि कोई जो आम इंसान इस बात को देखेगा, बोलेगा, वो अपनी समझ से सवाल पूछता है और वो जानना चाहता है कि होता है ना कि कई बार इंसान तरस खा जाता है, अरे एक गलती से हमसे इसकी डेथ हो गई। हमारे देश में जो है ना 140 करोड़ जनता है ना, हर एक का एक दिमाग तो है नहीं, हर एक का दिमाग अलग अलग है। सही बात है। अच्छा, और एक और सवाल था कि आपको किसी को फांसी देने के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो धरती का बोझ था, अच्छा हुआ इसको हटा दिया? अपराधी था, धरती का वो तो सारी जनता ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो किसके लिए आपको ऐसा जब लगा हम था? पृथ्वी पर आए हैं तो अपनी धरती को तो संभालना ही पड़ेगा। कुछ और सवाल है, मैंने बोला लाइए मोबाइल से पूछ लूं। पूरा देश इन लोगों को, जो लोग गलत काम करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन्हें सजा देना चाहता है और वो सजा आपके हाथों से दी जाती है। तो उस वक्त आपके मन में क्या चलता है, आपके दिल में क्या चलता है, वो बताइए। सवाल साक्षी गुप्ता जी ने पूछा। कहाँ की है ये? साक्षी गुप्ता जी ने, रुकिए हमको देखना पड़ेगा, यहीं रहती हैं, काम करती हैं नोएडा में ही जी। इनका ये सवाल आया है आपके लिए। ऐसा साक्षी जी, सबसे पहले तो आप भैया आज छोटी हैं तो मेरी बेटी की तरह आप, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप मेरी बहन जी की तरफ है। आपने बड़ा अच्छा सवाल बोला। देखो ये मुझे जिस बेटी के साथ में रेप होता आपको कैसा लगता? साक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपसे, भैया आपको भी तो बराबर, आप भी अगर यह आदमी मेरे सामने पड़ जाए तो मैं इसको नोच लूं। सबसे पहले लेडीज जो कहती है ना, इसका वो नोच लूं। आपको भी तो सर, जब किसी के साथ, बेटी के साथ रेप हत्या होती है तो सबसे पहले लेडीज को गुस्सा आता है, उसके बाद जेंट्स को गुस्सा आता है, यार इन्हें बड़ा बुरा कर बुला कर लाओ, कहाँ पर मंजिल ला दिया। ये अपना आप समझा देगा, एक रात में समझा देगा, 1 घंटे में समझा देगा। तो उस वक्त मैं इतना फेमस हो जाऊं, फिर उस वक्त मैं याद आता हूँ। शिल्पी गुप्ता का क्वेश्चन है जी कि फांसी देने और बाद का क्या आपका कोई प्रोटोकॉल या प्रोसेस होता है कि आप इतने बजे नहाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर जाएंगे, ये सीक्रेसी है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो जैसे भी अपना काम उठाया, वहां नहाए धोए, अपना खाना वाना खाया, अपने सीधे घर चले गए, फिर अपने अपने काम में भूल के हमने वो जहाँ भी मीडिया वाले आएंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, अरे जो हो गया उससे निपटा दो, अब तो जो आगे केस आएगा उसके बारे में सोचेंगे। तो जितने दिन आपका ये सारा काम चल रहा होता है उतने दिन आप जेल में ही अंदर होते हैं? नहीं, जेल में तो कभी कभार जाता हूँ मैं। अच्छा, मान लीजिए फांसी होनी है 10 तारीख को, जी, आपको वहां बुला लिया गया 7 या 8 तारीख को, 2 दिन पहले, तो आप ये जो बीच के दिन है 8, 9, 10, या आप जेल के अंदर रहेंगे, आपको कहीं और रखा जाता है? 8, 9, 10 में अंदर रहूंगा। ठीक, ये उनका गेस्ट हाउस था, गेस्ट में रहूंगा या फिर अंदर रहूंगा। फैसिलिटी मिलेगी, खाने पीने की, रहने की सब मिलेगी। अच्छा, बस ये ठीक है। शिल्पी जी ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, उसमें से एक सवाल ये भी है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको एक नॉर्मल इंसान की तरीके से देखते हैं या जैसे पुरानी मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे दूरी बना कर रखो? ऐसे बात नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ बेटा छोटी है तो आपको मैं, अब मेरी बेटी सी है और बड़ी, अब आपको प्रणाम करता हूँ, या आपका अच्छा सवाल है, लेकिन ये नहीं, आप ये देखिए, मैं अब भी यही सवाल कर रहा हूँ, मैं उनके लिए अपराधी हूँ, उनके लिए जल्लाद हूँ जो हमारी बहन बेटी का जघन्य अपराध करते हैं। ये अपराध भी बहुत बहुत खतरनाक अपराध करते हैं, मैं तो उनके लिए जल्लाद हूँ। बेटी आपके लिए तो मैं इंसान हूँ। अब देख ली मुझे, कभी आप मुझे मिलो, फिर मैं आपके सामने इंसान बन के खड़ा जाऊंगा। बढ़िया। एक और सवाल है कि कभी किसी केस के बाद आपको बुरा फील हुआ, कभी ऐसा लगा हो कि आपके हाथों से गलत काम करवाया जा रहा है? ऐसी कभी फील नहीं हुआ। कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ फील हुआ। जब आप फांसी देते हैं तो उस इंसान को आखिरी बार आप ही देखते हैं, तो कभी किसी के चेहरे पे उदासी दिखी हो या ऐसा आपको चेहरे से हाव भाव दिखा हो जिसको देख के लगाओ कि भी ऐसा? देखो, आंचल जी का सवाल है ये कहाँ की? भी दिल्ली की है। आंचल जी ने अपनी प्रोफाइल पे लिखा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। आंचल जी ने लिखा नहीं है, इनका नाम है आंचल सनोरिया। अच्छा, तो ऐसा है ना कि जब भाई सनोरिया जी, सनोरिया जी क्या नाम है इनका? आंचल जी सनोरिया जी। जी बेटा ऐसा है, आप किस दिन आप रियल मिलिए मुझसे, फिर आपको मैं सजा दूंगा आपको। आप डरिए मत। आपने क्वेश्चन भेजते रहिए और हमारे चैनल की शोभा बढ़ाते रहिए।
बिल्कुल ठीक बात है। मैं कुछ और देख लूँ कि मेरी तरफ से कुछ सवाल ना रह जाए, वरना मुझे बहुत खेद होगा कि बहुत मुश्किल से मिले थे और मैं सवाल नहीं पूछ बस पाई। ये तो देखो, आप देखो भी आपकी खेत न रह जाए कोई। मुझे लगता है कि मैंने मोटा-मोटी सवाल पूछ लिया। मेरा एक सवाल जो आपने शुरू में भी बोल दिया था जी। कि 10,000 रुपए मिलते हैं, बहुत कम है। अ, आपको नहीं लगता कि भले ही सरकारी नौकरी में ही किसी भी ग्रेड का, सी ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड, किसी भी तौर पर आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, मगर मिलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत गिनती के जल्लाद हैं जल्लाद हमारे है। देश जी, में। जी। आपको नहीं लगता कि अब सरकार को इट इज़ हाई टाइम कि अब कम से कम आप लोगों को थोड़ा और फैसिलिटी दे दी जाए? 25-30 हज़ार तो हो जाने चाहिए कम से कम। एक संविदा के अनुसार, एक चाय वाले भी नौकरी करेंगे 10-15 हज़ार तो वहाँ से भी ले लेंगे। हुँ। लेकिन एक आदमी मारने के 10,000 रुपए, अगर सुपारी 4-5 लाख के ले लेंगे तो अपना घर तो बना लेंगे। क्या बात हुई है भाई? मगर फर्क है, उसमें जेल में रहना पड़ेगा, हाँ। यहाँ बाहर घूम रहे हैं, हुँ। इतना फर्क है यहाँ। यही 10,000 में बाहर घूम रहे हैं और सेलिब्रिटी मिल रही है, वाह-वाह हो रही है, चैनलों पे हमारे वीडियो भी चल रहे हैं। सच बात है। और जब अपराध करेंगे तो फिर हम ये सोचेंगे जल्दी निपटाओ इसको, एक ही क्योंकि वीडियो ना चलेगा, वो भी आखिरी वाला। वही आखिरी वाला बस। अच्छा, जल्लाद के अलावा नॉर्मल ज़िंदगी में आप क्या काम करते हैं? क्योंकि केसेस तो बहुत कम आते हैं, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कभी साल 2 साइड में साल। कपड़ा बेच लेता हूँ, हुँ, कभी साइड में कुछ को काम कर लेता हूँ। मैं 10,000 में गुजारा तो नहीं है, बिल्कुल सही कुछ बात ना है, कुछ ना इसीलिए। कुछ भाई टेंशन में करते रहे, भी ये करो, वो करो, वो करो, हुँ, ये है। हुँ, ठीक है। पवन जल्लाद जी, आपसे बात करके मुझे ये तो समझ में आ गया कि जल्लाद ऐसे खूंखार नहीं होते, हम लोगों के जैसे आम इंसान होते जी, हैं वो और तो फिल्मों में होते हैं। एक काम है जो सरकार की तरफ से आपको दिया गया है, जो जी, आपके जी। परिवार की तरफ से विरासत में आपको मिला है, जो आगे चलता चला जा रहा है। जी, जी। तो इसी धारणा को अगर हम थोड़ा-सा और बदलना चाहें, आपके तरफ से हम कोई गाना सुनना चाहें, कोई हाँ, हाँ, पोएम अरे सुनना नहीं। चाहें, तो आप हमारे दर्शकों को कोई गाना सुनाइए। अरे मुझे मेरी आवाज़ खराब हो रही है इस टाइम अरे मेरे। कोई दिक्कत नहीं है, कौन-सा मैं लता मंगेशकर बैठी हूँ यहाँ पे, हम भी ऐसी हैं, आप भी ऐसी ही हैं। अच्छा। आपके निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बस इतना सही है। क्या बात है! आप बोले थे आपको गाना नहीं आता है, सबके चेहरे खिल उठे हैं आपकी आवाज़ सुन के। बहुत-बहुत शुक्रिया, जी, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे बात करके। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और बिल्कुल, आपके बिल्कुल। चैनल की शोभा बढ़े, हमारी तो यही दुआ होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जी, समय दिया, हमसे बात की। हमारी जो धारणा थी जल्लाद को लेकर, आपने वो बदली है। जी, मैं चाहूँगी कि भई सरकार अगर आपके पैसे बढ़ा सके, अगर इस पॉडकास्ट से उनको ये बात मालूम पड़ रही है, वो इस बात पे ध्यान दे दे, तो आपके पैसे ज़रूर बढ़ने चाहिए। अच्छा परिवार हो आपका, फले-फूलें, खाएँ-पिएँ आप जी। लोग, अच्छा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और नमस्कार, स्पेशली धन्यवाद आपका जी बहुत-बहुत हमारे आपका। व्यूअर्स के जो सवाल थे वो आपने लिए, उनको इज़्ज़त बख्शी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के अभी भी कोई सवाल हो पवन जल्लाद के लिए तो इनका नंबर हमारे पास है, हम इनसे बात करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाते रहेंगे। जो भी सवाल आपके मन में रह गया हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अब बता रही हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम। अगर अभी तक आपने हाइप बाय निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर इसका पेज लाइक नहीं किया है, ट्विटर यानी कि एक्स पर अभी तक आप हमें फॉलो नहीं करते हैं तो कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये सारे काम तुरंत कर लीजिए। हाइप को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और जैसा कि मैंने कहा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में।